हाय एवरीवन। आज हमारा कंप्लीट हिस्ट्री थ्रू PYQs का लेक्चर नंबर 8 है। हम 7 लेक्चर कर चुके हैं। देखो, जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो ऐसे अगर नहीं देखेंगे सीक्वेंस से 1 2 3 4 5 6 7 तो उनको समझ में नहीं आएगा। आप शुरू से लेक्चर्स देखोगे तभी आपको समझ में आएगी। और ये हमारे 10 लेक्चर आएंगे, 10 घंटे के लेक्चर्स हैं ये। और इन 10 घंटों में आपकी कंप्लीट हिस्ट्री कवर कर रहे होंगे हम फॉर SSC GD एग्ज़ाम 2025। और ये जो हिस्ट्री है ये सिर्फ जीडी के लिए हेल्पफुल नहीं रहेगी। आप कोई भी एग्ज़ाम देने चले जाना, एसएससी का, रेलवे का या कोई भी वनडे एग्ज़ाम जहाँ पर हिस्ट्री पूछी जाती है, ये यहाँ पर से ही आपके जो क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं लेक्चर से आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस बनेंगे। टोटल हमने 200 क्वेश्चंस लिए हैं जो एसएससी जीडी 2024 और 2022 में पूछे गए थे। और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू हम कंप्लीट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। तो चलिए हम लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। और अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप चैनल, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल जहाँ पर मैं आपको फीडबैक, जहाँ पर मैं आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है, पीडीएफ वगैरह आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। या कोई भी एग्ज़ाम की अपडेट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। व्हाट्सएप पर एग्ज़ाम से रिलेटेड गाइडेंस, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप व्हाट्सएप में देख सकते हो। तो अगर अभी तक आपने चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ही वैल्यू ऐड करेंगे, पॉजिटिव वे में ही वैल्यू ऐड करेंगे। चलिए हम लेक्चर को शुरुआत कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 137 है हमारा। विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर दिल्ली ड्यूरिंग 1290, मतलब 1290 एंड टू 1320। मतलब उन 1290 से लेकर 1320 तक किस डायनेस्टी ने दिल्ली पर शासन किया था? किस राजवंश ने 1290 से लेके 1320 के दौरान दिल्ली पर शासन किया? तो ये कौन सी डायनेस्टी थी? खलजी डायनेस्टी थी। अब देखो, जब यहाँ से सवाल बना है तो दिल्ली सल्तनत से मैं आपको पूरा पढ़ा देता हूँ। ठीक है, जब हम मुगल एम्पायर कर रहे थे तो मैंने बोला था कि दिल्ली सल्तनत भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अब हम दिल्ली सल्तनत देख लेते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत मिडिएवल इंडिया का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो देखो, दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है ना, दिल्ली सल्तनत का जो आपका टाइम पीरियड है वो 1206 से लेके 1526 तक है। क्योंकि 1526 तो हम देख चुके हैं। 1526 के बाद क्या होता है? आपका मुगल एम्पायर शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत का लास्ट डायनेस्टी का लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी को हरा देता है बैटल ऑफ पानीपत में, और मुगल एम्पायर की शुरुआत हो जाती है। लेकिन 1206 से आपकी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। बेसिकली क्या होता है, देखो आपने एक बैटल पढ़ा होगा, लिखो, फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन। फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन और सेकंड बैटल ऑफ तरायन भी लिख लो। सेकंड बैटल ऑफ तरायन। बेसिकली क्या होता है, जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। देखो, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। कब होता है? 1191 में। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और ये 1192 में। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि मोहम्मद गौरी क्या है, हार जाता है पहले बैटल में, बट इस वाले बैटल में, सेकंड बैटल में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे हार जाता है। तो बेसिकली मोहम्मद गौरी रूल करने लग जाता है। और मोहम्मद गौरी 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है। और मोहम्मद गौरी सारा जो अपना चार्ज था वो किसके हाथों में दे जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के एक उसके यहाँ पर स्लेब था, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब ये शुरुआत, यहाँ से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। अब देखो यहाँ पर एक दिल्ली सल्तनत में 4 डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट 4 डायनेस्टी आती हैं। लेकिन सबसे पहली जो डायनेस्टी थी वो सिलेब डायनेस्टी थी। कौन सी डायनेस्टी थी वो? सिलेब डायनेस्टी। सिलेब डायनेस्टी। सिलेब डायनेस्टी को एक और नाम से बोला जाता है, कंफ्यूज मत होना कभी अगर पेपर में आ जाए, इलवरी डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? इलवरी डायनेस्टी। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये जो सिलेब डायनेस्टी थी या इलवरी डायनेस्टी थी, इसको किसने फाउंड किया था? इसका फाउंडर कौन था? तो इसका जो फाउंडर था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन
ऐबक, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और बेसिकली ये कौन था, वाइसरॉय था मोहम्मद गौरी का। ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और ये अपनी जेनरोसिटी के लिए, जेनरोसिटी के लिए इसको एक टाइटल भी मिला था लख वक्स का। तो ये पूछ लेता है कि लख वक्स का टाइटल किसको मिला था, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इसने तो मस्जिद बनवाई है, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कंस्ट्रक्टेड टू मॉसिक। देखो एक है आपकी कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम, जो कि कहाँ पर है, दिल्ली में। और दूसरी कौन सी है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। दूसरी कौन सी, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, और ये कहाँ पर है, अजमेर में। ये कहाँ पर है, अजमेर में। ये बात आपको पता होना चाहिए। और देखो जो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, देखो कुतुबुद्दीन ने स्टार्ट किया था, इसलिए इसका नाम भी कुतुब मीनार पड़ा। तो इसने किसका मतलब पूरी नहीं बन पाई थी, इसकी डेथ हो गई थी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कुतुब कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने किया था, तो इसी ने किया था। बिगिन द कंस्ट्रक्शन, बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखो ये क्या है, मर जाता है, इसकी डेथ हो जाती है शायद 1210 में। उसके बाद इसका एक बेटा होता है आराम शाह, उसके बारे में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। आराम शाह क्या होता है, बेसिकली बहुत इनकॉम्पिटेंट होता है, मतलब उसके अंदर वो क्षमता ही नहीं होती एक राजा वाली। तो वो बना तो दिया जाता है राजा, लेकिन बाद में बेसिकली उसको कोई राजा मानता नहीं है। और फिर एक इसका सन इन लॉ था, इल्तुतमिश नाम था उसका, उसको बुलाया जाता है। और आरम शाह के जगह पर किसको राजा बनाया जाता है दिल्ली से, मतलब दिल्ली का, वो था इल्तुतमिश। और वो लगभग लगभग 26 साल राज करता है, 1210 से लेके 1236 तक। ठीक है। कौन करता है, इल्तुतमिश। तो देखो इसे थोड़ा सा रफ कर दो, हम थोड़ा सा इल्तुतमिश के बारे में देख लेते हैं। कौन था वो, इल्तुतमिश। ठीक है। इल्तुतमिश का अगर टाइम पीरियड लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो सबसे पहले तो इसने एक जो कैपिटल होती थी लाहौर में होती थी, लाहौर से कैपिटल कहाँ ट्रांसफर करी थी, दिल्ली में करी थी। ठीक है, ये बात पता होना चाहिए। और इसने कंप्लीट किया था कंस्ट्रक्शन, जो कुतुब मीनार बन रही थी उसका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन किया था, कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। शुरुआत किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और फाइनल किसने किया, इल्तुतमिश ने। ये बात पता होना चाहिए। और अभी अब जब हम खलजी डायनेस्टी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो अलाउद्दीन खलजी था उसने इसका क्या बनवाया था, बुलंद दरवाजा बनवाया था। तो वो अभी हम देखेंगे, सॉरी अलाई दरवाजा। ठीक है। और इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए इल्तुतमिश के बारे में, इसने एक तुर्कानी चहलगानी भी शुरू किया था। तुर्कन तुर्कनी चहलगानी, चहलगानी। अब ये पूछोगे कि भैया ये क्या है, ये 40 स्लेब्स की, जो 40 लॉयल स्लेब्स होते थे। ठीक है। और ये काफ़ी पावरफुल होते थे चहलगानी। ठीक है। और इसने एक इक्ता सिस्टम भी स्टार्ट किया था, वो भी आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछ लेगा हु स्टार्टेड इक्ता सिस्टम, तो इसने क्या शुरू किया था, इक्ता सिस्टम। ही स्टार्टेड इक्ता सिस्टम, ये पता होना चाहिए। और इसने टंका और जिटल भी इंट्रोड्यूस किए थे, और टंका सिल्वर का था, जिटल कॉपर का था, ये ध्यान रखना पेपर में पूछा जाता है। ही इंट्रोड्यूस्ड ही इंट्रोड्यूस्ड टंका, जितल। टंका सिल्वर का था, जितल कॉपर का था। देखो बस एक चीज भी याद रखोगे तो हो जाएगा, जैसे टी के जस्ट पहले एस आता है तो टंका किसका होगा, सिल्वर का। ठीक है। जे से
मैंने यहाँ क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, कॉपर। ठीक है, सी और जे से पहले क्या आता है, सी आता है, तो ऐसे याद कर लेना। ठीक है। और एक थर्ड बैटल ऑफ तरायन भी हुआ था, उसमें याल्डोज को इसने हराया था 1215 में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिख लो, 1215 में थर्ड बैटल ऑफ तरायन हुआ था। थर्ड बैटल ऑफ तरायन। थर्ड बैटल ऑफ तरायन में इसने किसको हराया था, डिफीटेड याल्डोज। किसको हराया था इसने थर्ड बैटल ऑफ तरायन में, याल्डोज को हराया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखो 1236 तक इसका टाइम पीरियड रहता है, फिर 1236 के बाद इसका एक बेटा होता है, वो राजा बनता है, लेकिन वो बहुत इनकॉम्पिटेंट था, जैसे कि आराम से आता। तो लेकिन इसकी बेटी कॉम्पिटेंट थी, बहुत सारे लोगों ने बोला, लेकिन उस वक्त एक फीमेल को, अभी लोग एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं वो सारी चीज़ें, तो उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। लेकिन बाद में रजिया सुल्तान इसकी बेटी होती है, जो कि आपकी रूलर बनती है। और रजिया सुल्तान के बारे में आपको क्या याद रखना है, देखो जो रजिया सुल्तान थी वो उसका टाइम पीरियड 1236 से लेके 1240 था। वैसे तो बहुत डीप चीज़ें हैं रजिया सुल्तान के बारे में, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा देखो डेप्थ में बहुत रेयर सवाल बनते हैं, इसलिए पूरा नहीं करा रहा हूँ। इसमें जो फर्स्ट और ये इसके बारे में बस ये लिख लो कि ये फर्स्ट पहली और लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम रूलर थी, मुस्लिम रूलर ऑफ मीडिएवल इंडिया। ये चीज याद रखना। ठीक है, अब मैं इसे रफ कर देता हूं। और देखो इसके टाइम पे, इसके बाद बहुत सारे लोग आते हैं, वो इतने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट है, वो है घियासुद्दीन बलबन, जो कि आता है। और घियासुद्दीन बलबन कौन था, घियासुद्दीन बलबन बेसिकली जो इल्तुतमिश ने चहलगानी स्टार्ट की थी ना 40 स्लैब्स की, उसी का एक बंदा था घियासुद्दीन बलबन। क्या करता है, सबको मार देता है। ठीक है। और जो भी इल्तुतमिश की फैमिली के लोग होते हैं उन सबको मार देता है, और खुद क्या बन जाता है, वहाँ का रूलर बन जाता है। तो सबसे पहले देखो हेडिंग डालो घियासुद्दीन बलबन। घियासुद्दीन बलबन। अब देखो घियासुद्दीन बलबन पहली बात तो मेंबर ऑफ चहलगानी था, मेंबर ऑफ चहलगानी था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और एक और जो कि इम्पोर्टेंट है, इसने एक जिले इलाही का टाइटल लिया था, जिले इलाही। ये खुद को बोलता था कि मैं भगवान का शैडो हूं, जिले इलाही, शैडो ऑफ गॉड, कई बार आया पेपर में, शैडो ऑफ गॉड। ये बात आपको पता होना चाहिए। और बेसिकली इसने इल्तुतमिश की फैमिली को मार के आ, आपका जो रूलर बना था, ये रूलर बना था। और इसके बारे में और क्या पता होना चाहिए आपको घियासुद्दीन बलबन के बारे में, देखो जब मैं आपको मुगल एम्पायर पढ़ा रहा था, अम, एक नवरोज फेस्टिवल के बारे में मैंने बताया था, नवरोज फेस्टिवल इसने स्टार्ट किया था। तो अगर आपसे पूछे कि हु स्टार्टेड द नवरोज फेस्टिवल, तो घियासुद्दीन बलबन ने नवरोज फेस्टिवल स्टार्ट किया था। उसके बाद अगर हम स्लेब डायनेस्टी, देखो इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर लास्ट रूलर ऑफ स्लेब डायनेस्टी पूछ लिया जाए, लास्ट रूलर ऑफ स्लेब डायनेस्टी अगर पूछ लिया जाए, तो इसी का एक ग्रैंड सन था घियासुद्दीन बलबन का। कौन था वो, कैकुबाद। कैकुबाद क्या था, इसका ग्रैंड सन था। और इसको कौन मार देता है, खलजी वंश का जो खलजी रूलर होता है, जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी, वो इसे मार देता है। तो यहाँ से हमारी खलजी डायनेस्टी की शुरुआत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी स्लेब डायनेस्टी खत्म हो जाती है 1290 में। इसको मारते हैं 1290 में। अब किसकी शुरुआत होगी, खलजी डायनेस्टी की शुरुआत होगी। तो वो हेडिंग डाल लो, खलजी डायनेस्टी। और इनके टाइम पीरियड आपको पता होनी चाहिए सभी डायनेस्टी के। ठीक है, चाहे रूलर्स के पता हो या ना पता हो। खलजी डायनेस्टी 1290 से लेके 1320। अच्छा, अगर आपसे ये पूछे कि जो आपकी खलजी डायनेस्टी थी उसका फाउंडर कौन था, तो देखो जो खलजी डायनेस्टी थी उसका जो फाउंडर था,
खलजी डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था जलालुद्दीन खलजी। जलालुद्दीन खलजी फाउंडर कौन था? जलालुद्दीन खलजी, ये पता होना चाहिए। और देखो, जलालुद्दीन खलजी एक था, एक हुआ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खलजी। देखो, अलाउद्दीन खलजी के बारे में आपको क्या पता करना है, मतलब क्या पता है कि ये जलालुद्दीन खलजी इसका चाचा लगता था और फादर इन लॉ भी था। ठीक है, तो ये इसको मार के खुद राजा बन जाता है। ठीक है, कौन बन जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और अगर हम बात करें अलाउद्दीन खलजी की, तो ये एक परमानेंट आर्मी रखता है। और ये ऐसा फर्स्ट सुल्तान बनता है जो कि परमानेंट आर्मी रखता है, जिसके पास परमानेंट आर्मी थी। तो लिखो, फर्स्ट सुल्तान टू हैव परमानेंट आर्मी। फर्स्ट सुल्तान टू हैव परमानेंट आर्मी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक ये अलाई फोर्ट बनवाता है, विल्ट अलाई फोर्ट, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये एक अलाई दरवाजा बनवाता है जो कि इंट्रेंस गेट होता है कुतुब मीनार का। क्या बनवाता है? ही बिल्ट इंट्रेंस गेट ऑफ, ही बिल्ट इंट्रेंस गेट ऑफ, इंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार, इंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार। ही बिल्ट इंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार, क्या नाम था उसका? अलाई दरवाजा। ये बात आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, और अलाउद्दीन खलजी के बारे में क्या पता होना चाहिए आपको? ठीक है, इतना ही ध्यान रखो अभी के हिसाब से, और ज़्यादा सवाल बनते नहीं है। ठीक है, वैसे तो बनने को और भी सवाल बन जाते हैं, लेकिन वो फिर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद है आपका तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत होगी, 1320 में ये खत्म हो रही है। और तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत होगी, तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1320 से लेके 1414। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इसका फाउंडर कौन था? गाजी मलिक, जिसको घियासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाना जाता था। फाउंडर कौन था? घियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और इसको किस नाम से जाना जाता था? गाजी मलिक नाम था इसका। ठीक है, गाजी मलिक। इसने एक तुगलकाबाद शहर बनवाया था दिल्ली के पास में, तो अगर कभी पूछ ले तो घियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। विल्ट सिटी, क्या नाम थी उस सिटी का? तुगलकाबाद। कौन सी सिटी थी वो? तुगलकाबाद। और इसने बहुत कम पूछा जाएगा, एक बटाई सिस्टम भी स्टार्ट किया था, स्टार्टेड बटाई सिस्टम। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, शेयरिंग ऑफ क्रॉप बोलते हैं जिसे, शेयरिंग ऑफ क्रॉप। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। इसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी मैं मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद कौन आता है? मोहम्मद बिन तुगलक। और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, ये चलो टाइम पीरियड तो नहीं इतना इम्पोर्टेंट, ये इसके बारे में क्या पता। देखो, वैसे तो ये बहुत सारे दुआब वगैरह भी लाया था, लेकिन वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब 5 चीज़ें इसने ऐसी करी थी जो बहुत इसको ही भारी पड़ी थी। लेकिन ठीक है, वो छोड़ो, वो नहीं आएंगे पेपर में आपके में। आप ऐसे ही ये याद करो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बस, कि इसने हरिहर वन और बुक्का को कहाँ भेजा था? साउथ में भेजा था, टू स्टेब्लिश द एम्पायर, विजयनगर एम्पायर की स्थापना के लिए। ठीक है, ही सेंट, जब हम विजयनगर एम्पायर पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। ही सेंट हरिहर फर्स्ट एंड बुक्का टू साउथ टू स्टेब्लिश एम्पायर।
कौन सा? विजयनगर एम्पायर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इसका एक कजन ब्रदर होता है फिरोज शाह तुगलक, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। वो इम्पोर्टेंट है, वो उसने बहुत सारे शहर बनवाए थे। ठीक है, ग्रेट बिल्डर्स के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली बेटा सेकेंड। ठीक है, कौन आएगा? किसके बारे में बोल रहा था मैं? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ये कजन था मोहम्मद बिन तुगलक का। इसको ग्रेट बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है। ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर। मतलब ऐसा ऐसा माना जाता है कि इसने लगभग 300 शहर क्रिएट किए थे, 300 शहर बनवाए थे। उसमें से एक फिरोज शाह कोटला सिटी भी है। कहाँ पर? दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला सिटी, फिरोज शाह कोटला सिटी कहाँ पर है ये? दिल्ली में है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसने एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनवाया था जिसका नाम था दर उल सिफा। ठीक है, दर उल सिफा एक चैरिटेबल हॉस्पिटल था जो इसने बनवाया था। और एक जो मुस्लिम पुअर गर्ल्स थी, उसके उनकी शादी का प्रोविजन करने के लिए, शादी वगैरह कराने के लिए एक दीवान खैरात भी बनवाया था डिपार्टमेंट। दीवान ए खैरात। ये था मुस्लिम जो मैरिज फॉर, सॉरी, मेक, मतलब ये डिपार्टमेंट था किसके लिए था? प्रोविजन करने के लिए, मैरिज फॉर मुस्लिम पुअर गर्ल्स। ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए। और एक और चीज, एक इसका स्लेब डिपार्टमेंट था और उसमें 1,80,000, 1,80,000 आपके स्लेब्स थे। कहने का मतलब है स्लेब्स सोल्जर्स को बोलते थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर में सबसे ज्यादा अगर स्लेब देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक के पास थे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में और क्या पता होना चाहिए? बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। और आपका तुगलक डायनेस्टी के और रूलर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसे रफ करते हैं। इसके बाद एक नई डायनेस्टी आएगी, पूरा रफ करते हैं। जिस डायनेस्टी का नाम क्या था, कोई बताओ? उस डायनेस्टी का नाम था सैयद डायनेस्टी। देखो, सैयद डायनेस्टी से उतने सवाल नहीं बनते हैं, तो बस सैयद डायनेस्टी के फाउंडर याद रखो। सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 1414 से लेके 1451 तक। और इसका जो फाउंडर था वो खिज्र खान था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक डायनेस्टी जो कि लास्ट डायनेस्टी थी, लोधी डायनेस्टी। देखो, लोधी डायनेस्टी ने रूल किया है 1451 से लेके 1526 तक। ठीक है, इसके अगर लोधी डायनेस्टी के मैं फाउंडर की बात करूं तो इसके फाउंडर थे बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का बेटा कौन हुआ? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी का बेटा कौन हुआ? इब्राहिम लोधी। और पता है इब्राहिम लोधी को कौन हरा देता है? इब्राहिम इब्राहिम लोधी को कौन हराता है? इब्राहिम लोधी को हराता है बाबर। कब? 1526 में। कहां पर? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। और यहाँ पर आपका लोधी वंश भी खत्म हो जाता है, उसके साथ साथ दिल्ली सल्तनत भी खत्म हो जाती है। और यहाँ से आपका शुरुआत होता है मुगल एम्पायर का, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इतना ही आपको दिल्ली सल्तनत में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया? तो देखो, जब मैं आपको पढ़ा रहा था ना,
ठीक है, जब मैं आपको पढ़ा रहा था दादा भाई नौरोजी के बारे में, तो मैंने आपको बताया भी था कि जो पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट दिया था वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो स्वतंत्र भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा किसने पेश की? तो दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सुंगा डायनेस्टी वाज इस्टेब्लिश्ड बाई हुम अमंग द फॉलोइंग रूलर। तो भाई कई बार पढ़ चुके हैं, देखो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इन फरवरी महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ नॉन कॉपरेशन आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंस। इन्होंने ये वापस कर लिया था, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जनरल डायर टुक कमांड ड्यूरिंग द मार्शियल लॉ इन विच ईयर। जनरल डायर ने मार्शियल लॉ के दौरान किस वर्ष में कमान संभाली थी? जिस वर्ष में बैटल, सॉरी हमारा बैटल याद आ रहा है मुझे, आपका क्या हुआ था? जलियांवाला बाग मैस्केयर हुआ था 1919 में। तो जनरल डायर को आप किससे एसोसिएट कर सकते हो? आपका जलियांवाला बाग मैस्केयर से। और जलियांवाला बाग मैस्केयर कब हुआ? 1919। तो ऐसे याद कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग आर्कोलॉजिकल साइट इज नॉट लोकेटेड इन प्रेजेंट डे इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? मेहरगढ़, महगारा, चिरांड, हल्लूर। अब देखो हमें नहीं पता ये तीन भारत में है या नहीं है। मैं जब आपको पढ़ा रहा था मेहरगढ़ के बारे में, तो मैंने आपको बताया था मेहरगढ़ पाकिस्तान में। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि मेहरगढ़ पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदाज। तो देखो जब मैं आपको वेद के बारे में पढ़ा रहा था, तो हमने ऋग्वेद के बारे में देखा था कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है हमारा। और कितने मंडल में डिवाइड है ये? 10 मंडल में डिवाइड है। कितने हाइम है? 1028 हाइम है। हाइम को क्या बोलते हैं? हाइम को सुक्ता भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको करा चुका हूं। थर्ड मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देयर वर मैन एंड वुमेन सच एज हु डिड नॉट ओन लैंड इन पोस्ट मौर्यन पीरियड। मौर्यन काल में, मौर्योत्तर शायद मौर्यन होना चाहिए यहाँ पे, मौर्यन काल में ऐसे पुरुष और महिलाएं भी थीं जिनके पास भूमि नहीं थी। तो वो कौन थी? भूमिहार, गृहपति, दास कर्मकार, ग्राम भोजक। तो बताओ उनको क्या बोलते थे? तो उनको बोलते थे दास कर्मकार। अब देखो जो जिनके पास भूमि नहीं होगी वो दास बन के काम करेंगे, तो ऐसे सिंपल याद कर सकते हो। ठीक है। तोरगिया a day monastery festival is observed by the मोम्पा ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो बेसिकली ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो गया है। लेकिन अगर हम देखें तोरगिया जो कि एक मोनेस्ट्री फेस्टिवल है, और ये मोम्पा ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अरुणाचल की में ये मोम्पा ट्राइब पाई जाती है, और ये 3 डे फेस्टिवल होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बंगाली रिफॉर्मर एंड बुक राइटर हु सपोर्टेड विडो रीमैरिज। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली सुधारक और पुस्तक का लेखक का नाम बताइए। तो मैंने बताया था कि आपका जो विडो रीमैरिज को सपोर्ट करने वाले कौन थे? आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चरक इज द फादर ऑफ। देखो जब मैं आपको एंशिएंट पोइट के बारे में पढ़ा रहा था, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि चरक को किसके फादर बोले जाते हैं? आयुर्वेदा के फादर बोले जाते हैं। ठीक है, आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए। वीर लखन नायक अ लेजेंडरी ट्राइबल लीडर फ्रॉम पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट एंड वाज हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1943। वीर लखन नायक एक प्रसिद्ध आदिवासी नेता थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, और 1943 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया था। ठीक है, तो बेसिकली आपको बताना है कि इन्होंने कहाँ से पार्टिसिपेट लिया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। ठीक है, ये आपको आंसर करना है। तो ये कहाँ के थे? उड़ीसा के थे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड। तो देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस हम पूरी देख चुके हैं, कब हुई थी? 1885 में। 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट द एज ऑफ महावीरा एट द एज ऑफ महावीरा लेफ्ट होम एंड एट द बिच एज होना चाहिए। एट द बिच एज ऑफ महावीरा लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। महावीर, ये गलत हुआ है, यहाँ पर लिखो महावीर
किस वर्ष की आयु में घर छोड़कर ज्ञान की खोज में जंगल में रहने चले गए थे? तो जब हम पढ़ रहे थे जैनिज्म के बारे में, तब मैंने आपको पढ़ाया था कि वो 30 साल के थे, तब वो घर छोड़ के कहाँ चले गए थे? अपना अ, अ, घर छोड़ के ज्ञान की प्राप्ति में चले गए थे, एनलाइटनमेंट के लिए चले गए थे। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पर देखो कुछ बुद्धिज्म और जैनिज्म हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर आप किसी थोड़े अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे CGL है, NTPC है, तो वहाँ पर कुछ डेप्थ में जाके अगर आपके सवाल बनेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म से, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और करा देता हूँ। जैसे कि देखो मैंने आपको बोला था गौतम बुद्ध ने, मैंने आपको बताया था गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध के फर्स्ट सरमन के बारे में बताया था मैंने, कि इन्होंने जो फर्स्ट सरमन दिया था कहाँ पर दिया था? आप बोलोगे भैया आपने सारनाथ में दिया था। ठीक है, आपने बताया है कि सारनाथ ने दिया था। तो वहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि उस वक्त मतलब कितने शिष्य थे जिनको इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था? तो 5 शिष्य थे। अगर डेप्थ में पूछेगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछेगा, 5 शिष्य जिसको डिसिपल बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है, कितने 5 शिष्यों के दिया था। ठीक है, और जब इन्होंने ये फर्स्ट सरमन दिया था तो इसको क्या बोलते हैं? इसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। तो ये भी सवाल बना है पेपर में कि इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है धर्म चक्र धर्म चक्र परिवर्तन। थोड़ा प्रवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। इंग्लिश में देखो या तो इस तरह से लिखा आएगा धर्म चक्र परिवर्तन, या इसको बोलते हैं टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये भी लिख लो, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये बात आपको फर्स्ट सरमन के बारे में पता होनी चाहिए। और अच्छा, मैंने आपको त्रिपिटका के बारे में शायद नहीं पढ़ाया था, तो ये लिख लो कि अगर आपसे पूछ ले कि त्रिपिटका किससे रिलेटेड है? त्रिपिटका, त्रिपिटका हिंदी में भी इसे त्रिपिटका ही बोलते हैं। तो ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? ये कलेक्शन है किसका? बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर का। ठीक है, तो आप ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखो अगर आपसे पूछा जाएगा किस, ज़्यादातर ये पूछा जाएगा कि किस धर्म से बिलोंग करता है त्रिपिटका, तो ये बुद्धिज्म धर्म से बिलोंग करता है। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या है आपका, त्रिपिटका में बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं, ठीक है, रेगुलेशंस हैं मॉन्क के लिए, वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिपिटका किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और देखो कुछ बुक्स हैं, देखो जहाँ पर मैं आपको एक बार बता दूं, जहाँ पर पिटाका लगा लिखा है, वो सारी बुक आपकी किससे रिलेटेड हो जाएंगी? बुद्धिज्म से रिलेटेड हो जाएंगी। वहाँ पर सवाल ऐसे बनेगा कि ये जैनिज्म किस धर्म से मतलब रिलेशन है इन बुक्स का। जैसे कि 3 बुक हैं, एक एक है आपकी विनय पिटाका, विनय पिटाका। दूसरी कौन सी है? दूसरी है आपकी सुत्ता, सुत्ता पिटाका। और एक और है आपकी अभिधम्म, इनका हिंदी में भी सेम नाम है। ठीक है, अभिधम्म पिटाका। ठीक है, ये 3 बुक्स किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और देखो एक सवाल बना था RRB NTPC में कि जो दांत का टेम्पल है वो कहाँ पर है? ठीक है, तो पहली बात, दांत का टेम्पल किससे रिलेटेड है? टेम्पल ऑफ टूथ, टेम्पल ऑफ टूथ, दांत का मंदिर, दांत का मंदिर, दांत का मंदिर। तो ये जो दांत का मंदिर है आपका श्रीलंका में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये किससे डेडिकेटेड है, किसको, किस धर्म से बिलोंग करता है ये मंदिर, तो ये बुद्धिस्ट टेम्पल है। ठीक है, ये कैसा टेम्पल है? ये आपका बुद्धिस्ट टेम्पल है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा हमारा बुद्धिज्म से रिलेटेड था एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मैं थोड़ा सा आपको जैनिज्म से रिलेटेड भी बता देता हूँ। वैसे देखो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ नोट डाउन करनी थी? जहाँ हमने बुद्धिज्म किया है। अब जहाँ आपने जैनिज्म के नोट्स बनाए हैं वहाँ पर कुछ चीज़ें और ऐड ऑन कर लो। जैसे कि देखो, एक तो जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा ये टेम्पल ऑफ ट्रूथ, ऐसे ही जैनिज्म का एक मंदिर है जो कि लॉर्ड महावीरा को डेडिकेटेड है।
उस मंदिर को बोलते हैं जल मंदिर। उस मंदिर को क्या बोला जाता है? उस मंदिर को बोला जाता है जल मंदिर। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं वाटर टेम्पल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं वाटर टेम्पल। ये वाटर टेम्पल आपको ये पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू जैनिज्म। एक तो ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो वाटर टेम्पल है किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से बिलोंग करता है। ठीक है, और बेसिकली इसका मतलब है कि एक शहर विदाउट एनी साइन। ठीक है, सिन पढ़ेंगे वैसे तो इसे मीन्स, इसका मीन्स जो होता है अगर हम देखना चाहें, टाउन विदाउट, टाउन विदाउट सिन। और ये आपका किसके लिए डेडिकेटेड है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो लॉर्ड महावीरा के लिए डेडिकेटेड है। डेडिकेटेड टू लॉर्ड महावीरा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये किसने बनवाया था? ये जल मंदिर है, पावापुरी में है, पावापुरी में है। और ये बनवाया किसने था? एक निधि वर्मन करके राजा होता था। अगर कभी पूछ ले, देखो बहुत, मैं ये वो सवाल है जो डेप्थ में जाके पूछेगा, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, थोड़े डेप्थ में बट पूछे गए हैं। जल मंदिर किसने बनवाया था आपका? निधि वर्मन, एक राजा था, किंग था एक, निधि वर्मन, निधि वर्मन। ठीक है, तो ये नाम आप याद करना, रखना, किसने बनवाया था? निधि वर्मन। अच्छा देखो, जैन धर्म में एक वर्ड का यूज होता है निर्वाण का, निर्वाण का। ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में इसे ऐसे लिखते हैं निर्वाण, निर्वाण। ठीक है, ऐसे इसको हिंदी में लिखा जाता है निर्वाण। इसका मतलब क्या होता है? जब जैसे कोई आपका तीर्थंकर है जो अपना शरीर छोड़ता है ना, ठीक है, उसको निर्वाण बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? निर्वाण बोला जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ एडिशनल चीज़ें थी, ये आप वहाँ नोट कर लेना जहाँ पर आपने जैनिज्म और बुद्धिज्म के नोट्स बनाए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू मैगस्थनीज हाउ मैनी गेट्स वर देयर इन पाटलिपुत्र? कि मैगस्थनीज के अकॉर्डिंग पाटलिपुत्र में कितने गेट थे, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो देखो, मैगस्थनीज के अकॉर्डिंग जो पाटलिपुत्र में गेट थे, मैं आपको जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कितने हैं, 64। ये चीज़ याद रखना, कितने हैं, 64। अब देखो, हम मॉडर्न पीरियड भी कर चुके हैं, लेकिन कुछ और एडिशनल चीज़ें मॉडर्न पीरियड के बारे में मैं आपको लिखवा देता हूँ जो पेपर में सवाल बने हैं। ठीक है, मौर्यन पीरियड, अच्छा गुप्ता डायनेस्टी के बारे में भी चलो कुछ चीज़ें देख लेंगे जो रह गई हैं। और ये जहाँ आपने मौर्यन पीरियड के नोट्स बनाए हैं वहाँ पर इनको वहाँ पर इसको नोट डाउन करना। जैसे कि मुझे अभी याद नहीं है मैंने ये पढ़ाया था या नहीं। देखो, अशोक के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था, ये तो मैंने आपको पढ़ाया था, अशोक के बारे में अच्छे से पढ़ाया था। लेकिन इसके डॉटर और एक सन थे, डॉटर एंड सन। उनका नाम अगर देखा जाए तो एक का नाम था महेंद्र और एक का नाम था संघमित्र, महेंद्र एंड संघमित्र। ठीक है, एक का नाम था महेंद्र, एक का नाम था संघमित्र। इन दोनों को कहाँ भेजा था अशोक ने? श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? अगर ये नहीं पढ़ाया है तो इसे नोट डाउन कर लेना, ये श्रीलंका भेजा था। क्यों भेजा था? बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए, टू प्रोपेगेट बुद्धिज्म, प्रोपेगेट बुद्धिज्म। आपको पता है ना कि जब बैटल आपका जो कलिंगा वॉर हुआ था उसके बाद अशोक का एकदम परिवर्तन हुआ था और इसने बुद्धिज्म अपनाया था। तो अपने बेटे और बेटियों को, अपना बेटा और बेटी को श्रीलंका भेजा था बुद्धिज्म धर्म का प्रचार करने के लिए। एक तो बात आपको ये पता होना चाहिए। और देखो, जिस वक्त मौर्यन एम्पायर रूल कर रहे थे उस वक्त एक सतवाहना किंगडम थे। ठीक है, सतवाहना किंगडम, सतवाहना किंगडम। सतवाहना किंगडम के बारे में एक बात आपको पता होनी चाहिए, जो इसके रूलर्स थे उन्होंने कॉइन इशू किए थे, कॉइन इशू किए थे। अब आप बोलोगे भैया कॉइन इशू तो काफ़ी लोगों ने किए हैं, काफ़ी राजाओं ने किए हैं, अब इसने ऐसा क्या खास किया था कॉइन इशू करके? तो देखो, इसने जो कॉइन इशू किए थे ना, उन पे ऐसे सवाल बनता है कि किस डायनेस्टी या किस किंगडम के रूलर्स की जो कॉइन उन्होंने इशू किए थे उस पर उसके उनके ही रूलर्स की फ़ोटो थी।
उनके ही रूलर्स के फ़ोटो को पोर्ट्रेट किया गया था। तो सतवाहना किंगडम के जो रूलर्स थे उन्होंने इस तरह के कॉइन्स इशू किए थे, और ये ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड राज कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पर ही आपको करा दिया है। ये चीज़ आपको ध्यान ध्यान रखना, ये पेपर में कई बार सवाल बनता है और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखो हमने काफ़ी इंस्क्रिप्शन देखे थे, एक इंस्क्रिप्शन और देख लो जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि कहाँ पर है, चंपारण बिहार में है। चंपारण बिहार में है। उसका उसका नाम था द लौरिया नंदनगढ़ पिलर। देखो ये जो आपका द लौरिया नंदनगढ़ पिलर है ना, यहाँ पर आपके जो साक्ष्य मिलते हैं वो मौर्यन एम्पायर के मिलते हैं, और लगभग यहाँ पर आपके 40 पिलर्स थे जो अशोक ने बनवाए थे। और अभी के टाइम पे अगर देखा जाए ऑन एंड प्रेजेंट, तो एक ही पिलर है जो कि उस एग्जिस्ट करता है एक कंप्लीट फॉर्म में। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और शायद ये तो मैंने आपको कराया था ना कि हम जो अशोक इंस्क्रिप्शन थे, जो अशोक के इंस्क्रिप्शन थे, देखो इंस्क्रिप्शन को हिंदी में बोलते हैं शिलालेख। इंस्क्रिप्शन को क्या बोला जाता है हिंदी में? शिलालेख बोला जाता है। तो जो हिंदी मीडियम वाले वो लिख लेना। जो अशोक इंस्क्रिप्शन में लैंग्वेज यूज होती थी वो कौन सी होती थी? प्राकृत लैंग्वेज होती थी यूज, प्राकृत लैंग्वेज का यूज होता था। और जो आपकी स्क्रिप्ट यूज होती थी, स्क्रिप्ट को हिंदी में बोलते हैं लिपि, वो कौन सी होती थी? वो ब्राह्मी होती थी। कौन सी यूज होती थी? ब्राह्मी यूज होती थी। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। अच्छा, अशोक की लाइफ से रिलेटेड मैंने आपको एक कलिंगा वॉर के बारे में समझाया था, और काफ़ी डेप्थ में हमने कलिंगा वॉर देखा, और काफ़ी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कलिंगा जो प्लेस है वो कहाँ पर है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो मैक्सिमम लोगों को पता होगी। जो कलिंगा प्लेस है आपकी वो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और देखो एक विशाखा दत्त करके थे, मैंने शायद वो आपको करा दिए हैं, लेकिन अगर जहाँ हम एंशेंट पोइट एंड राइटर कर रहे थे, देखो विशाखा दत्त, विशाखा दत्त, मैंने इनके बारे में क्या लिखवाया था आपको कि इन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी? मुद्रा राक्षस। ये बुक किसके बारे में बताती है हमें? किसके बारे में इस बुक से हमें नॉलेज मिलती है? किसके बारे में हमें पता चलता है? तो अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य, अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य। ये चीज़ भी आप याद रखना, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मौर्यन पीरियड के बारे में हमें इतना ही पता होना चाहिए। और अगर हम देखें गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, देखो गुप्ता डायनेस्टी में आपको करा चुका हूँ। देखिए कुछ चीज़ें हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है। मैंने देखो एक चीज़ आपको लिखवाई थी ना, एक सेकेंड, देखो मैंने आपको बताया था कि गुप्ता डायनेस्टी में एक रूलर था चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड, हमने चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ा है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी वाइफ है ध्रुवा देवी। इसकी वाइफ कौन है? ध्रुवा देवी। लेकिन आपका एक एग्ज़ाम था, मतलब आरआरबी एनटीपीसी में, आपका इसकी डॉटर का नाम भी पूछ लिया गया था कि इसकी डॉटर का नाम क्या था। तो मैं जब एनालिसिस कर रहा था तो मैंने सोचा कि ये जब हम करा लूँगा तो उसमें आपको करा दूंगा। इसकी जो डॉटर का नाम था वो प्रभा देवी, प्रभावती देवी था शायद, शायद नहीं, मतलब कन्फर्म, प्रभावती देवी। तो देखो वाइफ का नाम तो इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैंने ध्रुवा देवी लिखवाया था। बेटी का नाम और लिख लेना। क्या नाम था बेटी का? प्रभावती देवी नाम था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें तो मैं आपको शायद बता चुका हूँ कि हमारा जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त, जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, ये क्या बजाता था? बीना बजाता था। ये बात आपको पता होनी चाहिए, पेपर में कई बार यहाँ से सवाल बना है। और जो फाहीन था, फाहीन, वो भी आपका गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे पीरियड पे आया था। तो ये चीज़ तो हम शायद डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा आप गुप्ता पीरियड में ऐड ऑन कर लेना। ये सारी मॉडर्न पीरियड में जो हमने किया है वहाँ पर ऐड ऑन कर लेना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद इन द मुस्लिम इन द मुस्लिम इन द मुस्लिम लीग हैड moved a resolution demanding independent states for Muslim in the north western and eastern areas of the country। तो देखो ये इन्होंने कब डिमांड किया था, तो 1940 में इन्होंने डिमांड किया था। 1940 में 1940 में 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कब किया था ये प्रस्ताव पास, कब हुआ था? 1940 में। ठीक है, मॉडर्न इंडिया रिमेनिंग इम्पोर्टेंट पार्ट फ्रॉम बंगाल। ठीक है, देखो हमने ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें मॉडर्न इंडिया में कवर कर ली हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी रह गई हैं, वो मैं आपकी कवर कराता हूँ मॉडर्न इंडिया में कुछ। हम स्टार्ट करते हैं बंगाल डिवीज़न से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? बंगाल डिवीज़न से। सबसे पहले एक बार बताओ, मतलब अगर अंग्रेज़ों ने बंगाल का डिवीज़न किया था, देखो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बंगाल का डिवीज़न। बंगाल डिवीज़न बोल लो या पार्टीशन बोल लो। इसके पीछे मोटिव क्या था अंग्रेज़ों का? देखो कुछ मोटिव नहीं था, वो धर्म के नाम पे लोगों को बांटना चाहते थे। और उन्हें पता है कि देखो हमारे यहाँ के लोग आज ही नहीं, बहुत पहले से धर्म के नाम पर बट जाते थे। अभी कोई हिंदू मुस्लिम करने वाला आ जाए तो 2 मिनट में लोग मतलब उन्हें नहीं समझ में आता था कि ये हम लोगों में ही फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली ये बंगाल डिवीजन था, ये किसके लिए था? फूट डालने के लिए था। ठीक है, उनकी नीति ये थी कि फूट डालो और शासन करो नीति थी। ठीक है, कि इनको धर्म के नाम पे बांटो, लैंग्वेज के नाम पे बांटो और इनमें आपस में लड़ाई करवा दो, जिससे कि ये आपस में कमज़ोर पड़ जाएं। ठीक है, तो बंगाल डिवीजन में क्या हुआ था? बेसिकली धार्मिक आधार पर ही तो डिवाइड कर रहे थे वो लोगों को। तो देखो आपको बंगाल डिवीजन जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला था ये 1905 में हुआ था। कौन था इस वक्त वाइस रॉय? वाइस रॉय था आपका कर्जन। ठीक है, जब आपका ये आपका बंगाल डिवीजन हुआ। अब देखो इसके रेस्पॉन्स में एक मूवमेंट शुरू हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट। ये चीज़ याद रखना, पेपर में अगर आपसे पूछे कि जो स्वदेशी मूवमेंट है वो कब स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुआ, तो 1905 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और किसके रेस्पॉन्स में स्टार्ट हुआ था? तो ये बंगाल डिवीजन जो हुआ था इसके रेस्पॉन्स में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये जो बंगाल डिवीजन के रेस्पॉन्स में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इस वक्त एक तिरंगा बनाया गया था, वो ध्यान रखना। उस तिरंगे का एक बार कलर पूछ लिया गया था। एक तिरंगा बनाया गया था, उसका कलर कैसा था? रेड। स्वदेशी आंदोलन का रेड, ग्रीन और आपका कैसा था? येलो था। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और जो स्वदेशी मूवमेंट था ना, वो फोकस कर रहे थे कि मतलब अपनी चीज़ों पे ही फोकस करना था और सारी चीज़ों को बॉयकॉट करना था। और सबसे ज़्यादा फोकस था कि प्रोडक्शन किया जाए किसका? कॉटन का, प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। देखो स्वदेशी मूवमेंट ये था कि जो स्वदेशी चीज़ें उन्हें अपनाओ, और जो अंग्रेज हमसे क्या कर रहे थे कि हमसे ही चीज़ें लेते थे, अपने यहाँ जाके उसको बनाते थे और फिर हमको ही बहुत महंगा बेचते थे। तो स्वदेशी मूवमेंट बॉयकॉट मूवमेंट था एक तरह से, ये मान सकते हो। और इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? देखो जब स्वदेशी मूवमेंट हो रहा था ना, उस वक्त दो लोग थे, एक बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, एक थे आपके रतन टाटा। इन दोनों लोगों ने मिलके जो स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी, और पेपर में उस दुकान का नाम पूछ लिया गया है। ठीक है, आपके जो एनटीपीसी एग्जाम हुआ है उसमें उसका नाम पूछा था, तो वो नाम आपको पता होना चाहिए। कौन सा नाम था? बॉम्बे, लिख देता हूँ मैं, बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अ, ये हमारा थोड़ा सा जो चीज़ें मेरा रह गया था हमारा स्वदेशी मूवमेंट और बंगाल पार्टीशन से, तो वो मैंने यहाँ पर आपको करा दी है। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम देखें मुस्लिम लीग के बारे में, मैं इसे रफ करता हूँ।
हेडिंग डालो मुस्लिम लीग। तो देखो मुस्लिम लीग कब बनी थी? 1906 में बनी थी। कहाँ बनी थी? डेक्का में बनी थी। ठीक है, ये अभी किसके नाम से जाना जाता है? ढाका के नाम से जाना जाता है। एक तो ये बात आपको पता होना चाहिए। और देखो एक डायरेक्ट एक्शन प्लान आया था मुस्लिम लीग के द्वारा। डायरेक्ट डायरेक्ट एक्शन प्लान आया था। ये इसका मतलब इसे कौन संचालन कर रहा था? मोहम्मद अली जिन्ना कर रहा था। ठीक है, और ये कब आया था? ये आपका आया था 16 अगस्त 1946 को। और बेसिकली जो डायरेक्ट एक्शन प्लान था ये क्या था? ये हड़ताल था बेसिकली। हड़ताल करी थी यहाँ पर। और हड़ताल में क्या करा था, मतलब क्यों करी गई थी कि एक कंट्री अलग होनी चाहिए, मुस्लिम्स के लिए बिल्कुल एक अलग कंट्री होनी चाहिए, उसके लिए हड़ताल थी। और ये डायरेक्ट एक्शन प्लान आपसे डेट पूछे तो 16 अगस्त 1946। और हड़ताल क्यों करी गई थी? फॉर सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फॉर सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स। ठीक है। और अच्छा एक और चीज़, जो पाकिस्तान वर्ड है वो किसने दिया था, कब दिया था, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखो जो पाकिस्तान वर्ड है ना, पाकिस्तान शब्द, अब देखो जैसे हिंदुस्तान है, भारत है, अब जैसे कहीं से तो ये शब्द लिए गए हैं। तो ऐसे ही पाकिस्तान सबसे पहले वर्ड कब यूज किया गया? तो 1933 में। ठीक है। और ये किसने दिया था? ये बेसिकली दिया था एक चौधरी साहब थे, वाई चौधरी रहमत अली। ये बात आपको पता होनी चाहिए, पेपर में पूछा जा सकता है अगर डेप्थ में सवाल पूछेगा तो। ठीक है। और देखो मुस्लिम लीग का एक सेशन याद रखना, इम्पोर्टेंट है। मुस्लिम लीग का एक सेशन हुआ था 1943 में। ये कहाँ पर हुआ था? ये कराची में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये कराची में हुआ था। और कराची में इन्होंने नारा भी दिया था। तो पूछ लिया जाता है कि ये नारा किस सेशन में दिया गया है? बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। बांटो और छोड़ो। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए मुस्लिम लीग का जो कराची सेशन है 1943 में हुआ, इसमें वो नारा दिया गया था बांटो और छोड़ो। ठीक है, तो ये मुस्लिम लीग से रिलेटेड आपको बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, हमने बंगाल डिवीज़न कर लिया और हमने ये कर लिया। इसके बाद देखो कुछ चीज़ें और हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, मैं रफ कर रहा हूँ इसे। ये सारा ही रफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारी जो कैपिटल थी ना ब्रिटिश इंडिया की, जो हम ब्रिटिश हुकूमत राज कर रही थी 1773 से अगर मैं बात करूँ 1911 तक। तो अगर पेपर में इस टाइम पीरियड पे कैपिटल पूछ ले के भारत की कैपिटल क्या थी, तो आप बोलोगे भैया इस वक्त जो भारत की कैपिटल थी वो क्या थी? कैलकटा थी। इस वक्त भारत की कैपिटल क्या थी? कैलकटा थी। बट 1911 में ये कैपिटल कैलकटा से कहाँ ट्रांसफ़र कर दी गई? दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी गई। ठीक है, उस वक्त वाइस रॉय कौन था? ये भी सवाल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लॉर्ड हार्डिंज सेकंड था। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और देखो एक दिल्ली दरबार लगाया गया था। तो पेपर में ये पूछा जाता है कि दिल्ली दरबार क्यों लगाया गया था? तो एक राजा जॉर्ज फिफ्थ, ठीक है, ये जो ब्रिटेन का किंग था, इसका राज्यरोहण करने के लिए, कोरोनेशन करने के लिए दिल्ली दरबार लगाया गया था। ये चीज़ ध्यान रखना, पेपर में पूछी जाती है। कोरोनेशन को हिंदी में बोला जाता है राज्यरोहण। ठीक है। और इसी दिल्ली दरबार में ये जॉर्ज फिफ्थ ने घोषणा की थी कि ये जो दिल्ली कैपिटल है आपकी, सॉरी कैलकटा कैपिटल है, इसको चेंज करके क्या कर दिया जाए? दिल्ली कर दिया जाए। अच्छा जब ये देखो दो लोग आए थे भारत, एक जॉर्ज फिफ्थ आया था और एक
क्वीन मैरी आई थी, क्वीन मैरी आई थी। तो इनके वेलकम में गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था, और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? गेटवे ऑफ इंडिया आप बोलोगे भैया ये है बॉम्बे में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो आप बोलोगे भैया ये गेटवे ऑफ इंडिया है बॉम्बे में। ठीक है। अब कुछ हम आंदोलन के बारे में देख लेते हैं जो कि अभी तक हमने कवर नहीं करे हैं। देखो, एक अगर आपसे पूछ लिया जाए नौजवान भारत सभा, ये जब मैं भगत सिंह जी के बारे में पढ़ा रहा था, जब शायद मैंने नहीं लिखवाई थी, नौजवान भारत सभा, ये 1926 में किसने फॉर्म की थी? भगत सिंह ने। तो इनके बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए। और अच्छा, लॉइन ऑफ पंजाब किसे बोला जाता था? पेपर में कई बार सवाल बनता है लॉइन ऑफ पंजाब। या तो ऐसे दे देगा लॉइन ऑफ पंजाब, ठीक है, या आपसे पूछ लेगा लॉइन ऑफ पंजाब दे देगा, या आपसे पूछ लेगा पंजाब केसरी, पंजाब केसरी। तो ये बताओ लॉइन ऑफ पंजाब या पंजाब केसरी किसको किसको जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को। किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है। और बेसिकली ये पंजाब पंजाब से बिलोंग करते थे उस वक्त। और देखो इनकी डेथ हो गई थी, लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। और इनकी डेथ का बदला लेने के लिए ही जो भगत सिंह जी थे ना, उन्होंने अपने जो उनके दोस्त थे राजगुरु और कौन थे, सुखदेव, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ने मिलकर इनके डेथ का बदला लेने के लिए ही जॉन सॉन्डर्स को मारा था। ये चीज़ याद रखना। उसके बाद अच्छा, मैंने आपको वो पढ़ाया है जलियांवाला बाग मैस्केयर पढ़ाया था, जो कि मैंने बताया भी था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। एक बार बताओ, जो जलियांवाला बाग में जनरल डायर जिसने ऑर्डर दिया था गोली चलाने का, इसकी हत्या किसने की थी? तो ऊधम सिंह। इनके ऊपर मूवी भी आई थी विकी कौशल की। ऊधम सिंह ने इसकी हत्या की थी, जनरल जनरल डायर की। तो कभी आपसे पूछा जाए कि जनरल डायर को किसने मारा था, तो ऊधम सिंह ने मारा था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और देखो एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर हम बात करते हैं इस फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड की, तो भिकाजी कामा इम्पोर्टेंट नेम है, इसे याद रखना, भिकाजी कामा। इन्होंने 1907 में कहाँ पर? जर्मनी में फ्लैग होइस्ट किया था, फ्लैग होइस्ट किया था। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखो कभी कभी आपसे सवाल ये पूछ लिया जाता है, जैसे कि भगत सिंह है, भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी। एक आपके चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, ठीक है, सब जानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद। अब ये बताओ इनको इनकी जो डेथ हुई थी, इनकी डेथ कैसे हुई थी? तो देखो एक पार्क है, वो पार्क का नाम पूछ लिया जाता है, अफ्रेड पार्क लिख लो। अफ्रेड पार्क में इनकी मुठभेड़ हो गई थी ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर से, ठीक है। तो इन्होंने खुद को गोली मार ली थी, ठीक है। बचपन में हम इनके बारे में काफ़ी पढ़ते भी हैं कि इन्होंने खुद को गोली मार ली थी कि मैं अंग्रेज़ों की गोली से नहीं मरूंगा, मरूंगा भी तो अपनी गोली से मरूंगा। तो इन्होंने अपनी गोली खुद मार ली थी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, किस पार्क में मारी थी। ये पार्क का नाम इंपॉर्टेंट है, अल्फ्रेड पार्क, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। और देखो एक जो पार्टी फॉर्म हुई थी गदर पार्टी, ये सब हम फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड पे चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। गदर पार्टी आपकी 1913 में बनी थी। कहाँ बनी थी? सैन फ्रांसिस्को में बनी थी, सैन फ्रांसिस्को में बनी थी। और इसके अगर पहले अध्यक्ष पूछ लिए जाए आपसे, इसके अगर पहले अध्यक्ष पूछ लिए जाएं आपसे, तो वो कौन थे इसके पहले अच्छे अध्यक्ष? सोहन सिंह भाकना,
सोहन सिंह भाकना क्या थे? गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर गदर पार्टी की अगर आपसे ये पूछ लिए जाते हैं, अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं पहले पार्टी के, और कहाँ बनी थी। देखो पहली बात तो भारत से बाहर बनी थी, तो कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी पार्टी है जो भारत के बाहर बनी है। तो गदर पार्टी 1913 में सैन फ्रांसिस्को में, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? आपके सोहन सिंह भाकना थे। उसके बाद नेक्स्ट क्या क्या पढ़ चुके हैं, जैसे देखो अभी हमने भिकाजी कामा के बारे में पढ़ा। इन्होंने तो जर्मनी में फ्लैग होइस्ट किया था। एक और इम्पोर्टेंट सवाल आता है फ्लैग होइस्ट से ही लेके अरुणा आसिफ अली के बारे में। अरुणा आसिफ अली के बारे में, इन्होंने भी फ्लैग होस्ट किया था। पेपर में पूछ लिया था कहाँ किया था, तो वो ग्वालियर टैंक मैदान में किया था। ग्वालियर टैंक मैदान में किया था। ये बात आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ पर है मैदान? ये आपका मैदान मुंबई में है। ये मैदान कहाँ पर है आपका? ये मैदान मुंबई में है। और ये कब किया था? क्विट इंडिया मूवमेंट के ड्यूरिंग किया था, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये दो तीन बातें जो मैंने लिखवाई हैं अरुणा आसिफ अली के बारे में, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। और देखो बीडी सावरकर के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, कौन सी सोसाइटी थी? अभिनव भारत समाज, अभिनव भारत समाज। अगर आपसे इसके फाउंडर पूछ लिए जाएं तो कौन है इसके फाउंडर? बीडी सावरकर। कौन है? बीडी सावरकर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और देखो कभी कभी एक और सवाल बनता है खुदीराम बोस के बारे में। खुदीराम बोस के बारे में, खुदीराम बोस कौन थे? ये यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर थे। खुदीराम बोस कौन थे? यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर थे जिनको फांसी दे दी गई थी। यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर टू बी हैंग्ड, टू बी हैंग्ड एट 18 ईयर एज। किस उम्र में? 18 साल की उम्र में इन्हें फांसी दे दी गई थी। ये बात आपको पता होना चाहिए। और हमें क्या पढ़ना है? देखो थोड़ा सा मैंने आपको वैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ा दिया था, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और पढ़ाता हूँ। ये रफ कर देता हूँ बेटा, सेकंड। देखो एक सवाल इस तरह से बना था। 1920 में आईएनसी का सेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? आपको पता होना चाहिए, नागपुर में। इसमें जब देखो सेशन हुआ था तो डिस्कशन हो रहा था कि चलो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेके आते हैं। तो जो परमिशन मिली थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाने की, जो जिसकी मतलब उस इस सेशन के बाद जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो वो इस सेशन के बाद हुआ था। 1920 में इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में डिस्कशन हुआ और फिर परमिशन मिली। इसके बाद आपका इस सेशन के बाद क्या होता है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और देखो एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि 1922 में ये ख़त्म कर दिया जाता है। 1922 में ये ख़त्म कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक जगह थी चौरी चौरा। एक जगह कौन सी थी? चौरी चौरा। ये चौरी चौरा जगह कहाँ पे? ये बात आपको पता होना चाहिए। ये चौरी चौरा है यूपी में, ठीक है। और यूपी में अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ ले कि ये चौरी चौरा किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो डिस्ट्रिक्ट है आपकी गोरखपुर। डिस्ट्रिक्ट क्या है आपकी? डिस्ट्रिक्ट है आपकी गोरखपुर। ये चीज़ याद रखना। और इसमें चौरी चौरा इंसिडेंस में क्या था? पुलिस स्टेशन में भीड़, मतलब जो भीड़ थी उन्होंने आग लगा दी थी। वहाँ पर बहुत सारे ब्रिटिश पुलिस वाले थे जिनकी डेथ हो गई थी। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब देखो जैसे आपके CR दास हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, बहुत सारे लोग थे। उन्होंने बोला कि आपने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों वापस ले लिया? क्योंकि गांधी जी ने बोला कि हम तो हिंसा कर ही नहीं रहे थे, ठीक है। और तो फिर उसके बाद
ये अलग हो गए थे, सी आर दास मोतीलाल नेहरू आईएनसी से, और इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। उस पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी। तो अब अगर आपसे पूछ लिया कि स्वराज पार्टी कब बनी, तो 1923 में बनी। किसने बनाई थी? दो लोगों ने मिलकर, सी आर दास और आपके कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ठीक है, थोड़ा सा देखो महात्मा गांधी जी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मतलब जहाँ हमने महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा है ना, वहाँ ये नोट्स में ऐड ऑन कर लेना कि देखो जब भारत आए थे वापस 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे वापस गांधी जी। उसके बाद अगर देखा जाए कि उनकी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस कब हुई, ठीक है, वो पब्लिक के सामने पहली बार कब आए, मतलब अगर उनकी एक सिग्निफिकेंट पब्लिक अपीयरेंस माना जाता है, जो एक तरह से वहाँ पर उन्होंने जब भाषण दिए थे फर्स्ट टाइम, उन्होंने भाषण कब कहाँ पे दिए, तो उन्होंने भारत आने के बाद अगर फर्स्ट स्पीच दी थी तो कहाँ पर दी थी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ये चीज़ आप लोग याद रखना, कहाँ पर उन्होंने अपनी फर्स्ट जो स्पीच दी थी वो कहाँ पर दी थी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच दी थी। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इसको फर्स्ट पब्लिक गांधी जी की एक चीज़ और ध्यान रख लो, फर्स्ट सिग्निफिकेंट लिखो, सिग्निफिकेंट पब्लिक अपीयरेंस भी माना जाता है, पब्लिक। और आप ये मत सोचना कि भैया ये क्या करा रहे हो, ये सब पेपर में आए हुए चीज़ें हैं। देखोगे जब आप PYQ लगाओगे तो पूछे गए हैं, जब डेप्थ में पूछता है तो इस तरह से ही सवाल बनते हैं। और देखो जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना, मैंने आपको चंपारण सत्याग्रह के बारे में तो पढ़ाया था। जो आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये जो चंपारण सत्याग्रह ये कहाँ पर है? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कहाँ पर है। बिहार में है। और ये किसकी खेती के लिए हुआ था? नील की खेती के लिए हुआ था, जिसको इंग्लिश में इंडिगो भी बोला जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और देखो एक गांधी जी की बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में गांधी जी लिखते हैं कि अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ ना देना तो ब्रिटिश जो शासन है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हमें कुछ उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ ही नहीं देना है, सहयोग ही नहीं करना है। और जब हम सहयोग नहीं करेंगे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो एक बार ये बना था कि ये स्टेटमेंट गांधी जी ने किस बुक में दिया है, तो ये जो दिया है बुक, ये हिंद स्वराज बुक है, वहाँ पर इन्होंने दिया है, ठीक है। और देखो आपसे अगर ये पूछा जाए कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब करी थी, हंगर स्ट्राइक, हिंदी वाले लिख लेना भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक। तो जो हमारा अहमदाबाद मील स्ट्राइक हुआ था ना 1918 में, अहमदाबाद, मैंने ये लिखवाया था ना, अहमदाबाद मील स्ट्राइक, यहाँ पर पहली बार भूख हड़ताल की थी। ये चीज़ आपको ध्यान रहना, ठीक है। और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और देखो मैंने एक चीज़ बताई थी कि महात्मा गांधी जी के महात्मा गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो कौन थे? मैंने ये आपको लिखवाया हुआ है, महात्मा गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु हैं वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। जब ये भारत आए थे ना वापस, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इनसे बोला था कि देखो आप भारत घूमो और लोगों के बारे में जानो। मतलब भारत, अगर आप देखो सवाल ऐसे बनेगा पेपर में कि पूरा भारत घूमने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के क्या थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी थे, ठीक है। और देखो मैं थोड़ा डांडी मार्च की डेट फेट नहीं लिखवाई थी, तो मैं थोड़ा सा डांडी मार्च गांधी जी के बारे में हम देख लेते हैं। देखो एक सिविल डिसओबीडियंस, सिविल डिसओबीडियंस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था, और इसका ही पार्ट था सॉल्ट सत्याग्रह। इसको हिंदी में बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हिंदी वाले लिख लो, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है।
और ये जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इसी का पार्ट था क्या, सॉल्ट सत्याग्रह। और सॉल्ट सत्याग्रह को क्या बोला जाता है, डांडी मार्च भी बोला जाता है। तो देखो, ये जो शुरुआत हुई थी कहाँ से हुई थी, साबरमती आश्रम से हुई थी। साबरमती से हुई थी। कब हुई थी, 12 मार्च 1930 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रहा हूँ, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, और साबरमती से कहाँ तक थी, डांडी तक थी। साबरमती से डांडी तक थी, और डांडी ये कब पहुंचे थे, 6 अप्रैल को पहुंचे थे। 6 या 5 में, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, एक बार गूगल कर लेना। 12, 12, 18, 18, अच्छा 24, 24 दिन लगे थे। तो हाँ, बेसिकली 6 अप्रैल 1930 को ये डांडी पहुंचे थे। और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, 240 मील डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल किया था। तो ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये क्यों था, जो ब्रिटिशर्स सॉल्ट के अगेंस्ट टैक्स ले रहे थे उसके खिलाफ था। और एक और चीज़ जो सवाल बनता है पेपर में, कि इसमें देखो, पहली बात अगर ये पूछे कि किस सत्याग्रह में, जो आंदोलन में वुमेन्स ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया था, तो वो आपका सॉल्ट सत्याग्रह था। और वुमेन्स को पार्टिसिपेट करने के लिए, कि वुमेन्स भी पार्टिसिपेट कर सकें, इसके लिए गांधी जी को एग्री किसने किया था, तो दो नाम है। एक कमला देवी चट्टोपाध्याय, कमला देवी चट्टोपाध्याय, और एक नाम है आपका सरोजनी नायडू। इन्होंने गांधी जी को एग्री किया था कि वुमेन भी पार्टिसिपेट करें इस मूवमेंट में। ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि किसने गांधी जी को एग्री किया था कि वुमेन भी पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, और ठीक है, और तो हम बाकी का सारा कुछ गांधी जी के बारे में देख ही चुके हैं। तो बेसिकली ये था हमारा थोड़ा मॉडर्न इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट। जो कुछ चीज़ें रह गई थी वो मैंने यहाँ पे करा दी हैं। तो चलो मेरे भाई, लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हम अपने 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारी हिस्ट्री कवर हो चुकी है। हमारे 2 लेक्चर और बाकी हैं। ये 2 लेक्चर और कर लेना, आपकी कंप्लीट हिस्ट्री कवर हो जाएगी एसएससी जीडी के लिए। और आप कोई भी वनडे एग्जाम देते हो, कल को सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक है, सीजीएल देने जाओगे, सीएचएसएल देने जाओगे, सीपीओ देने जाओ, या कोई भी रेलवे का एग्जाम देने जाओ, एनटीपीसी है या कोई भी एग्जाम, आपकी जो क्वेश्चंस बनेंगे इन्हीं 10 लेक्चर से बनेंगे। हम 8 लेक्चर्स कर चुके हैं, 2 लेक्चर करना और बाकी है। आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, अपनी फीडबैक ज़रूर देना। आपकी फीडबैक बहुत मैंडेटरी है। आपका फीडबैक से ही मुझे समझ में आता है कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है, या जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो आपकी फ़ीडबैक बहुत मैटर करती है, तो अपनी फ़ीडबैक ज़रूर देना। और अभी तक आपने व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आपसे मुलाकात होगी अब हमारी 9th लेक्चर में। तब तक के लिए ख्याल रखो अपना।